अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि सिंपलेक्स मेथड के स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला मेथड ये है, स्टेप ये है कि आपके पास जो एलपी प्रॉब्लम है उसे आपने स्टैंडर्ड एलपी फॉर्म में ले आना है। यानी कि सिंपलेक्स मेथड में सिंपलेक्स मेथड को ऑपरेट करने के लिए एलपी प्रॉब्लम आपने पहले स्टैंडर्ड एलपी फॉर्म में ले जाना। अब स्टैंडर्ड एलपी फॉर्म क्या होती है उसको हमने देखना है। स्टैंडर्ड है, उसका पहला जो स्टैंडर्ड कन्वर्ट करने का पहला जो रिक्वायरमेंट है, कहता है ऑल द कंस्ट्रेंट्स आर इक्वेशन। यानी कि स्टैंडर्ड एलपी फॉर्म में जितने भी कंस्ट्रेंट्स है वो इक्वेशन होनी चाहिए। तो हर एक कंस्ट्रेंट तो इनइक्वालिटीज होते हैं, वही फिर हम स्लैग डाल के उस इक्वेशन बनाएंगे। और दूसरी कंडीशन है उसकी राइट साइड नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। राइट साइड नॉन नेगेटिव होनी चाहिए और सारी की सारी इक्वेशन भी होनी चाहिए। अब नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन है कि ये इक्वेशन कैसे बनाएंगे। एंड इनइक्वालिटी ऑफ द टाइप, अगर वो लेस देन है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन बाय यूजिंग स्लैग। हम उसमें स्लैग वेरिएबल, यानी कि जितना लेफ्ट साइड कम होगी राइट साइड से उतनी ही हम चीज ऐड कर देंगे, तो उसको हम कहेंगे ये स्लैग वेरिएबल है। लेकिन अगर लेफ्ट साइड हुई ग्रेटर, उससे ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि चूंकि लेफ्ट साइड उससे, जैसे ये है कि लेफ्ट साइड बड़ी है 10 से, हम कहेंगे इसके बराबर करना तो क्या करें, ये तो बड़ी है, ज्यादा है, तो इसमें से माइनस कर देंगे जितना बड़ी है। फर्ज करें ये 12 है, ठीक है ना, 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 2 बड़ी है, तो 2 इसमें से हम नेगेटिव कर देंगे और उस वेरिएबल को हम कहते हैं कि ये सरप्लस वेरिएबल है। सरप्लस, एक्स्ट्रा, जितना सरप्लस था, जितना ज्यादा था, उतना हमने नेगेटिव की दिया। तो जो लेस देन इनइक्वालिटी है उसमें स्लैग एंटर करेंगे, ऐड करेंगे, और जो ग्रेटर देन इनइक्वालिटी है उसमें से सरप्लस वेरिएबल जो है वो माइनस कर देंगे। हर इक्वेशन बन जाएगी। अब मैंने जैसे पहली इक्वेशन की बात की है, x + 3y लेस देन है ना, तो इसमें से स्लैग ऐड कर दे। मैंने स्लैग ऐड कर दिया और कह दिया कि जी इसमें ये, और पॉजिटिव होना चाहिए। बी पार्ट, राइट साइड पॉजिटिव है, ग्रेटर देन का सिंबल है, ग्रेटर देन का सिंबल है, इसमें से नेगेटिव कर देंगे। चाहे आप लिखेंगे ऐसी, लेकिन पॉजिटिव किया होगा तो हमें पता होगा ये स्लैग है, नेगेटिव किया है तो ये सरप्लस है, ठीक है ना, उसके लिए कोई नई नोटेशन नहीं यूज करेंगे। हाँ, नेगेटिव करना है पॉजिटिव क्वांटिटी को, नेगेटिव करना है किसी पॉजिटिव क्वांटिटी को, नेगेटिव करना है। मतलब आपने ये नहीं करना कि नेगेटिव कर दें -4, नेगेटिव -4, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस, वो तो जमा हो जाएगा, वो फिर बढ़ जाएगी, वो तो साइड तो पहले ही बढ़ी है। तो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी इसमें से माइनस करेंगे तभी वो बैलेंस पर आएगी। थर्ड मैंने एक एग्जांपल दिया जिसकी राइट साइड पहले ही नेगेटिव है। अब पहले तो आप इसकी राइट साइड पॉजिटिव करेंगे, कैसे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा -2x -5y, और ये जो इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू है ये चेंज होके हो जाएगी लेस देन और इक्वल टू, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। याद है ना, इस तरह की चीजें हमने डिस्कस की थी कि अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होता है तो इनइक्वालिटी अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। तो ये तो बन गई लेस देन में, और अगर ये लेस देन में है तो फिर हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, स्लैग ऐड करना पड़ेगा। स्लैग प्लस के साथ है तो स्लैग है ये, और फिर बराबर क्योंकि ये लेस देन, तो यहाँ पर डिफाइन किया गया लेस देन हो तो स्लैग ऐड करेंगे, ग्रेटर देन हो तो सरप्लस माइनस करेंगे, और पहला टारगेट हमारा पूरा हो जाएगा कि राइट साइड पॉजिटिव हो जाएगी, ऑल कंस्ट्रेंट इक्वेशनें बन जाएंगी। बस यही काम करना आपने मेनली। ऑल द वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव होने चाहिए, बिल्कुल हम हर जगह लिख लें कि नॉन नेगेटिव ही लिखेंगे। पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करेंगे, डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस करेंगे, जो चीज सरप्लस है, एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, वो कम होकर बराबर हो जाएगी। इसलिए सारे वेरिएबल पॉजिटिव होने चाहिए, नॉन नेगेटिव। जीरो हो सकते हैं, अगर वो पहले पूरी है तो फिर जरूरी नहीं है। थर्ड है द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मे बी ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम टाइप। ये ऐसा ही है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहले ही हम पढ़ रहे हैं कि वो मिनिमम या
मैक्सिमम टाइप होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट करेंगे। अच्छा जी, अब ये जो दो स्टेप्स हैं जो कि उस एल्गोरिदम्स के हैं, मैं पहले वो एक्चुअली एल्गोरिदम आपसे शेयर करूंगा या डिस्कस किया जाएगा, फिर वापस आके पढ़ेंगे। एक्चुअली आपके पास वेरिएबल जो जिनका डिसीजन करना है वो टोटल, एक्चुअली डिसीजन वेरिएबल दो हैं, टोटल 4 हैं। 2 स्लैग भी आएंगे, वो उसी फर्नीचर कंपनी वाली एग्जांपल की बात करेंगे। क्योंकि इक्वेशन 2 हैं, आपने अब क्या करना है, उस सोल्यूशन में जो कि आपने इनिशियल बेसिक सोल्यूशन लिया होगा जिसमें एक्स वाई तो 0 है और उसमें S1 और S2 है, अब आपने एक्चुअली करना उसमें से क्या है, एक वेरिएबल उसमें से निकालना है S1 या S2 और एक वेरिएबल उसमें इंट्रोड्यूस कर देना है x या y में से कोई एक। लेकिन यही सारा स्टेप है, ऐसे आपने वेरिएबल वहां से लीव करवाना है और ऐसे आपने वहां वेरिएबल उस सॉल्यूशन में एंटर करना है कि आप जल्दी अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंचे। बस यही एल्गोरिथम उसने एक्सप्लेन किया था। सेलेक्ट एन एंटरिंग वेरिएबल, एंटरिंग वेरिएबल से मुराद है जो हमने सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें तो ये 0 है, स्टार्ट किया हुआ है और S1 और S2 के आंसर्स आ रहे हैं। अब एक्चुअली इसमें से हमने कोई इस सॉल्यूशन में लेके जाना है और वहां से S1 को हमने 0 करना है, ठीक है ना। वहां से S1 या S2 किसी एक को 0 करेंगे और दूसरा वेरिएबल सॉल्यूशन में इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले भी तो ऐसे कर रहे थे ना, लेकिन वहां पर हम इस एल्गोरिथम को फॉलो नहीं करते थे, हम कहते थे सारे निकाल के 0 0 करके देखें। अब यहां कह रहा है कि आपने वाइजली उस वेरिएबल को एंटर करना है जो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन को पूरा करेगा। उस वेरिएबल को आपने सॉल्यूशन में इंट्रोड्यूस करना है जो पहले एक इनिशियल सॉल्यूशन लिया हुआ है, 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन आया हुआ है S1 S2, वहां से अब आपने जो आपके डिसीजन वेरिएबल्स होंगे एक्चुअली उनमें से एक वेरिएबल आपने सॉल्यूशन में शामिल करना है और वहां से एक लीव भी करवाना है। एंटरिंग और लीविंग क्राइटेरिया ही एल्गोरिथम है। उसने कहा उस सॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस करेंगे, एंटर करवाएंगे जो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन को पूरा करेगा। अब ऑप्टिमैलिटी कंडीशन है क्या, कहता है द एंटरिंग वेरिएबल इन द मैक्सिमाइजेशन, पहले तो हम मैक्सिमाइजेशन देखते हैं, इज द नॉन बेसिक वेरिएबल जो कि पहले 0 है, इज द नॉन बेसिक वेरिएबल जो कि पहले 0 है, जैसे इसमें ये हमने रखा हुआ था ना 0, विद द मोस्ट नेगेटिव याद रखना है, मैक्सिमम में मोस्ट नेगेटिव कोएफिशिएंट इन द जी इक्वेशन, मोस्ट नेगेटिव कोएफिशिएंट इन द जी इक्वेशन। और जब when all the coefficient in the z equation are non-negative then the optimum is reached, क्योंकि मोस्ट नेगेटिव मिल ही नहीं रहा, सारे नॉन नेगेटिव हो गए, नेगेटिव है ही कोई नहीं, सबसे बड़ा नेगेटिव ढूंढना था वो मिल ही नहीं रहा। आप कहेंगे इसका मतलब है कोई एंटरिंग वेरिएबल नहीं था, जितने वेरिएबल आने थे सॉल्यूशन में वो आ चुके हैं, बाकी अब हम बोले थे और अब हम कहेंगे कि ऑप्टिमम इज रीच्ड। तो आइडिया ये हो गया कि आपने एक वेरिएबल एंटर करना है और मैक्सिमम प्रॉब्लम में उस वेरिएबल को आपने सॉल्यूशन में एंटर करना है जो आपको मोस्ट नेगेटिव कोएफिशिएंट देगा जी इक्वेशन में। चलें, बजाय इसके कि मैं आगे इसको रीड करूं, मैं इसको इंप्लीमेंट भी करता हूं। जिसमें 7x + 5y सब्जेक्ट टू 4x + 3y लेस देन और इक्वल टू 240, 2x + 1y लेस देन और इक्वल टू है। स्टैंडर्ड एलपी फॉर्म बदलनी है। स्टैंडर्ड एलपी फॉर्म ये है कि जो राइट साइड है ये भी आपने कोएफिशिएंट जो है ये उठा के आपने लेफ्ट पर ले जाने, इसको भी इक्वेशन बना देनी है, ठीक है ना। z - 7x - 5y इज इक्वल टू 0। इसमें आपको स्लैग डालना पड़ेगा ताकि इक्वेशन विद नॉन नेगेटिव राइट साइड ठीक है, इसमें आपको स्लैग डालना पड़ेगा विद इक्वेशन नॉन नेगेटिव राइट साइड ठीक है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड एलपी फॉर्म बन गए। अब ये जो स्टैंडर्ड एलपी फॉर्म है इसका कोई एक सॉल्यूशन लेके अपना एल्गोरिथम स्टार्ट करना है, ठीक है। और लाइक फर्ज करें ऐसे ही मैं अगर आपको ये कहूं कि एक सॉल्यूशन अगर आप ऐड करेंगे तो जो S1 है उस
S1 की इक्वेशन मैं इसको पहले मैं लिख दूं, फिर मैं इसको दोबारा आऊंगा ताकि आपके लिए इजी हो। ये आपने एक टेबल बना लेना है और इसे हम कहते हैं इनिशियल टेबल। उस टेबल में क्या करना है, कॉलम में आपने उस वेरिएबल के उस प्रॉब्लम के सारे वेरिएबल लिख देने हैं। एक्स भी उसका आ रहा है, 4 आ रहे हैं ना, वाई भी आ रहा है, S1 भी आ रहा है, S2 भी आ रहा है। अगला कॉलम आपने बना देना सोल्यूशन कॉलम और सबसे पहले आपने z इक्वेशन लिखनी है। अब नोट करें कि z इक्वेशन में क्या आ रहा था, z में x का कॉफिशिएंट -7, y का कॉफिशिएंट -5 और z इक्वेशन में S1 और S2 नहीं है। -7 -5 S1 नहीं है और S2 नहीं है, ठीक है। और राइट साइड क्या है उसकी, 0। ये आपका कॉलम कंप्लीट हो गया। अब आपने कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखनी है। जो पहली कंस्ट्रेंट इक्वेशन है, याद है ना, वो था 4x प्लस 3y, सॉरी 4x प्लस 3y प्लस S1 इज इक्वल टू 240। आप ये समझ लें कि जो पहली इक्वेशन है इसमें से आपको S1 का आंसर मिलना है। जो वेरिएबल आप इस साइड पे रो साइड पे लिखोगे, आप या स्लैग लिखोगे या सरप्लस लिखोगे। जो वेरिएबल आप रो साइड पे लिखोगे एक्चुअली उसका ही सॉल्यूशन आपको मिलेगा और ये होगा इनिशियल सॉल्यूशन, ठीक। अब जरा देखिएगा, पहली इक्वेशन में S1 आ रहा है, रो साइड पे या स्लैग लिखने हैं या सरप्लस लिख देने हैं। तो पहली इक्वेशन में ये नहीं हो सकता है कि एक इक्वेशन में स्लैग भी आ रहा और सरप्लस भी आ रहा। स्लैग वेरिएबल S1 वो आपने ये लिख दिया। अब इसके कोएफिशिएंट लिखने हैं। x का कोएफिशिएंट 4 है, y का कोएफिशिएंट 3 है, S1 का कोएफिशिएंट 1 है 1 और इसमें S2 नहीं है 0। राइट साइड इसका सॉल्यूशन है, दैट इज 240। अब जरा दूसरी इक्वेशन, 2x प्लस 1y प्लस S2 इज इक्वल टू 100। इसमें ये सरप्लस वेरिएबल स्लैग वेरिएबल 2 है, ठीक है। x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 1, s का 0, S1 है ही नहीं और S2 1, और ये इसका सॉल्यूशन आ गया विच इज राइट साइड पे 100। इसे हम कहते हैं इनिशियल टेबल इनिशियल सॉल्यूशन। ये जो इनिशियल सॉल्यूशन ये है, जो वेरिएबल इस साइड पे नहीं आ रहा है उनका सॉल्यूशन 0, x नहीं आ रहा 0, y नहीं आ रहा 0, S1 सॉल्यूशन वाले कॉलम में देखें जाके 240, S2 सॉल्यूशन वाले कॉलम में जाके देखें 100। ये आपको याद है, ये पहला सॉल्यूशन आ गया। तो टेबल की फॉर्म में आपने लिख देना है। टेबल बनाते वक्त कॉलम में सारे वेरिएबल, डिसीजन वेरिएबल, स्लैग वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल, ठीक। जी इक्वेशन के कोएफिशिएंट लिख देने पहली लाइन में और उसके बाद S1 स्लैग या सरप्लस के सॉल्यूशन आएंगे, ये इनिशियल सॉल्यूशन है। जो वेरिएबल इस साइड पर आएगा वो लिखने के बाद सॉल्यूशन कॉलम ये उसका सॉल्यूशन है, ये है, ये इसका सॉल्यूशन है। और इस सॉल्यूशन की जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू है वो 0 है। यहां से ये याद है ना इनिशियल सॉल्यूशन, तो ये हमारा इनिशियल सॉल्यूशन है। अब इसने अपना एल्गोरिथम स्टार्ट करना है और इस एल्गोरिथम में, अच्छा एक और चीज, सॉल्यूशन उसका आएगा जिसका जो कोएफिशिएंट ये वाला है ना S1 फर्ज करें, इसमें सिर्फ एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। देखें इसके कॉलम्स में, इस इक्वेशन के कॉलम्स में सिर्फ एक ही नॉन जीरो एलिमेंट है 1, ये वाला, इसमें एक ही नॉन जीरो एलिमेंट है। जब ये सिचुएशन आ जाती है कि उसके कॉलम में एक ही नॉन जीरो एलिमेंट हो, बाकी सारे आगे पीछे 0 हो, देन हम कह सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम डिटरमिन कर लेंगे, ठीक है ना। यानी कि वो इस साइड पर आएगा और सॉल्यूशन फाइंड करने का क्या वे है कि उसके कॉलम में सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो हो। इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये एक्चुअली S1 और X2 का है। एक्चुअली हमें क्या करना है, किसी तरह से हमने ये जो X वाला कॉलम है ना, इसको ये पोजीशन पे लेकर आना है, ऐसे करके
ये, और इधर कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो फिर हम कहेंगे कि चूंकि इसके कॉलम के नीचे ये इंफॉर्मेशन आ चुकी है तो ये इसी का ही सोल्यूशन होगा। अब जरा बैक टेबल देखते हैं। ये देखिए जो मैंने चीज एक्सप्लेन की है, इसके बाद मैंने कहा कि जरा वही टेबल, इनिशियल टेबल ही लिखा हुआ, मैंने जरा उसका एक पोर्शन लिखा हुआ है। उस पोर्शन में मैंने एक्स वाई इधर लिखे हुए हैं, सारे कोएफिशिएंट इधर लिखे हैं, पहली इक्वेशन बनाई, दूसरी इक्वेशन बनाई। देखें क्या इसके अंदर, इसके कॉलम में नीचे जस्ट वन नॉन जीरो है और ये एक नॉन जीरो, बाकी सारे जीरो है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है ना। ईच वेरिएबल कॉरेस्पॉन्ड टू द कॉलम इन द टेबल, कहता है हर वेरिएबल का टेबल में एक कॉलम होगा, बस बना दिया। अब बेसिक वेरिएबल कौन है? इफ द कॉलम, ऐसा कोई भी वेरिएबल जिसका कॉलम, इफ द कॉलम हैज ओनली वन नॉन जीरो एलिमेंट इन इट, उसे हम बेसिक वेरिएबल कह देंगे। वन नॉन जीरो एलिमेंट इन इट, इसके कॉलम में एक नॉन जीरो नहीं है बल्कि दो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, इसमें भी दो नॉन जीरो है, इसमें एक नॉन जीरो है, इसमें एक नॉन जीरो है, ये प्रॉब्लम के बेसिक वेरिएबल्स कहलाए। ठीक है। और जो सोल्यूशन आएगा वो बेसिक वेरिएबल्स का ही सोल्यूशन होगा क्योंकि वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन देखें आ रहा है 240 और 100, ये ऐसे ही है। यानी कि इधर से आपको चेक हो जाएगा, इधर से वाकई आप कहेंगे वाकई यही सोल्यूशन आ रहा है। और नॉन बेसिक वेरिएबल वो होंगे जिनके कॉलम में मोर देन वन नॉन जीरो एलिमेंट होंगे, मोर देन वन। चेक करें एक्स के नीचे मोर देन वन नॉन जीरो है, हाँ दो नॉन जीरो है, ये भी दो नॉन जीरो है, तो ये नॉन बेसिक वेरिएबल होंगे। और जो नॉन बेसिक वेरिएबल होंगे उनको सोल्यूशन में उनका आंसर हम जीरो लिखेंगे। एक्स और वाई आर नॉन बेसिक वेरिएबल। एज अ फाइनल सोल्यूशन ट्राई टू मेक डिसीजन वेरिएबल एज बेसिक वेरिएबल्स। कहता है आपने एल्गोरिथम कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या कोशिश करनी है कि फाइनल सोल्यूशन वो होगा जिसमें ये जो डिसीजन वेरिएबल्स हमारे हैं ये बेसिक बन जाए। यानी कि बेसिक बनने का क्या मतलब है, उसके कॉलम में ये चीज आ जाए कि ऐसे कॉलम हो कि उसमें सिर्फ एक नॉन जीरो रह जाए, हम कहेंगे ये बेसिक वेरिएबल बन जाएंगे। और देखेंगे जैसे ही इनके कॉलम में एक नॉन जीरो आएगा वो वेरिएबल इधर जरूर आ जाएगा, और उसके बाद हम कहेंगे ये इसका सोल्यूशन आ गया और ये इसका सोल्यूशन आ गया। ये है वो स्टेप जो हमने परफॉर्म करना है। इस वक्त इनिशियल टेबल में S1 और S2 ये बेसिक वेरिएबल्स हैं और इनके आंसर आ रहे 240 100, और S और X और Y जो कि डिसीजन वेरिएबल है ये नॉन बेसिक है। और हमने क्या करना है, सोल्यूशन ट्राई टू मेक डिसीजन वेरिएबल एज बेसिक, यानी कि उसके नीचे ये कंडीशन आनी चाहिए। अब इसको कैसे अचीव करना, यही सारा एल्गोरिथम है। सबसे पहले आपने एंटरिंग वेरिएबल कैसे डिसाइड करना है, लिखा गया है सेलेक्ट द एंटरिंग वेरिएबल, क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है ना। सेलेक्ट द एंटरिंग वेरिएबल दैट हैज मोस्ट नेगेटिव वैल्यू इन द z इक्वेशन, दैट हैज मोस्ट नेगेटिव वैल्यू इन द z इक्वेशन। चले अब इसको नोट करते हैं। x की z इक्वेशन में जो वैल्यू आ रही है वो -7 आ रही है, y की -5 आ रही है, S1 की 0 आ रही है, S2 की 0 आ रही है। अब चारों में से देखना है, क्योंकि प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या है। बेसिकली इक्वेशन थी ऐसे, ठीक है ना, और हमने इसको जब इस साइड पे लेके गए हैं तो ऐसे बनी थी ना, ताकि हम कहेंगे प्रॉफिट जो है वो 0। मोस्ट नेगेटिव का टेक्निकली मतलब है कि x वो वेरिएबल है जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको कंट्रीब्यूट करेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो आपने पहले इसी की टेक केयर करनी है। वो इक्वेशन लिखते वक्त ये उलट हो गया है कि जी नेगेटिव का मतलब तो सबसे ज्यादा कम वैल्यू ये कंट्रीब्यूट करेगा, नहीं, मोस्ट नेगेटिव आपने सेलेक्ट करना है। और जब ये पता चल जाए कि मोस्ट नेगेटिव आ गया x, ये हमारा कहलाएगा एंटरिंग वेरिएबल। सबसे पहले इसको आपने सोल्यूशन में इधर लेके जाना है, ठीक है। इसे हम कहते हैं एंटरिंग वेरिएबल, और इस कॉलम को, एक्स को कॉलम को हम कहते हैं पिवट कॉलम। पिवट कॉलम, ये इसका पिवट कॉलम बन गया। तो आपने सबसे पहले एक एंटरिंग वेरिएबल डिसाइड करना है
वो वेरिएबल एंटरिंग वेरिएबल कहलाएगा जिसका कोफिशिएंट जी इक्वेशन में मोस्ट नेगेटिव होगा, वो एंटरिंग वेरिएबल। तो x इज एंटरिंग वेरिएबल। अब एंटरिंग वेरिएबल का मतलब है कि ये सॉल्यूशन है, वेरिएबल इधर दो ही रहने हैं, इक्वेशन जो दो है, अब इधर से एक वेरिएबल यहां से निकालना भी पड़ेगा, उसे हम कहेंगे लीविंग वेरिएबल। एंटरिंग डिसाइड हो गया, x ने सॉल्यूशन में जाना है, अब इस सॉल्यूशन में एक को जगह छोड़नी है x के लिए, या S1 को या S2 को, किसी एक को। लेकिन उस एल्गोरिदम में आप अब कहेंगे कि जी ये x तो चले सॉल्यूशन मिक्स में जाएगा, लेकिन वेरिएबल वहां से ऐसे रिमूव करे, कोई वहां से ऐसे वेरिएबल निकाल दें जो कि आपको जल्दी ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक ले जाए, तो फिर आपने हैप्पैज़ार्ड नहीं निकालना। फिर कर सकते हैं कि चलो जी एक दफा S1 को निकाल देंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। अब लिविंग वेरिएबल कैसे डिसाइड करना है? एंट्री तो डिसाइड कर लिया मोस्ट नेगेटिव से, लिविंग वेरिएबल डिसाइड कैसे? दैट हैज लीस्ट नॉन नेगेटिव रेशियो ऑफ सॉल्यूशन कॉलम टू द पिवट कॉलम। ये था पिवट कॉलम, दिस वन। और अब आपने सॉल्यूशन कॉलम के साथ इसकी रेशो ले लेनी है। सॉल्यूशन कॉलम के साथ इसकी रेशो 240 डिवाइडेड बाय 4, पिवट कॉलम, क्योंकि इस वक्त ये पिवट कॉलम है। 100 डिवाइडेड बाय 2, 240 डिवाइडेड बाय 4 बनता है 60, 100 डिवाइडेड बाय 2 बनता है 50। ये नॉन नेगेटिव होने चाहिए, हाँ ये नॉन नेगेटिव है, ठीक है। और फिर कौन सा लेना, पिक करना है, लीस्ट होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव छोड़ देना है। नॉन नेगेटिव होने चाहिए, ये नॉन नेगेटिव है, और इनमें से लीस्ट तो फिर ये बनता है। ओके, S2 इज द लीविंग, ये अब यहां से लीव करेगा, ये जगह बना के देगा x पे एंट्री के लिए, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, रिपीट कर रहा हूं, एक आपको एंट्रिंग वेरिएबल डिसाइड करना है जिसका मोस्ट नेगेटिव कोएफिशिएंट जी इक्वेशन में हो, वो कॉलम को पिवट कॉलम कहेंगे। फिर आपने सॉल्यूशन कॉलम के साथ उसकी रेशो ले लेनी है, और जिसकी रेशो जो है वो लीस्ट होगी उसको आप एज अ लिविंग वेरिएबल डिसाइड करोगे। और अब आपने अपनी इनिशियल आइट्रेशन से सेकेंड आइट्रेशन में चले जाना है, दोबारा टेबल रिकंस्ट्रक्ट करना है, और उस टेबल में x इधर आएगा, S2 यहां से निकल जाएगा, और हमारे टेबल में कुछ इस तरह की पोजीशन बन जाएगी। और सेम टाइम अब आपने टारगेट अचीव ये भी करना है कि x के कॉलम के नीचे सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो हो, सिर्फ एक नॉन जीरो, फिर सॉल्यूशन आएगा ना, जैसे ये सिचुएशन बनी हुई थी। अब उसको कैसे आपने अचीव करना, डिसाइड हो गया कि ये जगह छोड़ेगा इसके लिए, S2 ये लीव करेगा। इसे अगर पिवट कॉलम कहते हैं तो इसे हम पिवट रो कहते हैं। पिवट कॉलम जिसने सॉल्यूशन में एंटर होना है, लिविंग वेरिएबल उसकी रो को पिवट रो, उसने सॉल्यूशन से एग्जिट होना है। और पिवट कॉलम और पिवट रो के इंटरसेक्शन पे जो एलिमेंट आए उसे पिवट एलिमेंट बोलते हैं। दिस वन इज द पिवट एलिमेंट, क्योंकि ये इस कॉलम और इस रो में कॉमन आ है, पिवट एलिमेंट। अब आपने पिवट कॉलम में जो पिवट एलिमेंट है उसको 1 करके अगले टेबल में जाना है, तो वहां 1 होना चाहिए। आप कहिए 1 कैसे हो सकता है, आप क्या करें, यहाँ पिवट एलिमेंट क्या है, 2 है ना, बस ठीक है। आप क्या करोगे, इस पूरी रो को 2 से डिवाइड कर दे, 2 पिवट एलिमेंट। पिवट एलिमेंट न्यू टेबल में 1 होना चाहिए, यहाँ 2 है, आप यहां पर 1 करेंगे। 2 डिवाइडेड बाय 2 1, 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5, 0 डिवाइडेड बाय 2 0, 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5, 100 डिवाइडेड बाय 2 50। ये बन जाएगी न्यू पिवट रो, न्यू पिवट रो। तीसरी रो जो टेबल की होगी वो न्यू पिवट रो होगी, और उसकी जो एंट्री है वो आपने बंद करनी है। एक काम आपने ये करना है, इस टेबल से ये रिमूव होगा, उसकी जगह x लिखा जाएगा, और न्यू पिवट रो कैसे बनानी है वो मैंने लिख दिया। मैंने कहा जी वहां पिवट एलिमेंट 2 है, आप उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 डिवाइडेड बाय 2 1,
1 डिवाइडेड बाई 2.5, 0 डिवाइडेड बाई 2 0, 1 डिवाइडेड बाई 2.5 और 100 डिवाइडेड बाई 2 50। ये बन गई न्यू पिवट रो। लेकिन अभी आपने एक टारगेट अचीव किया है कि जी जो एक्स की रो है न्यू टेबल में, उसके नीचे आपके पास एक नॉन जीरो वैल्यू आनी चाहिए। अब आप कहेंगे यहां तो हमने अभी आपने सिर्फ ये रो बनाई है, ये आप कहेंगे देखें जी यहां तो 1 आ गया है। अब इसके ऊपर अगर दूसरी रो को वैसे ही लिख देंगे तो वहां तो 4 है, वहां 3 है, वहां 1 है, वो तो अब इसके ऊपर नीचे सारा 0 होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम कहते हैं यहाँ 7 है, इसमें यहाँ 7 नहीं होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए। अब इसको कैसे अचीव करना है? सिंपल इज दैट, जो कोएफिशिएंट इधर लिखा हुआ है इसका साइन अपोजिट करके इसको न्यू पिवट रो से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, और इसी रो में से ऐड कर देंगे, 0 आ जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसका कोएफिशिएंट जो है वो है -7। यहां 0 एक्चुअली लेकर आना है, उसका क्या ट्रिक है? जहां 0 लेकर आना है उसका क्या ट्रिक है? -7, इसका साइन उलट दें 7, मल्टीप्लाई कर दें न्यू पिवट रो से और प्लस कर देंगे इसी रो में, जो आंसर आएगा वो इधर नीचे लिख देंगे। अब देखिए, पिवट न्यू पिवट रो का एलिमेंट है 1। जब आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 इंटू 1 प्लस और R1 का वो एलिमेंट है -7, सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये वो 0 है। ठीक है, ये वो 0 है। अब ये पूरी रो के साथ आपने ऐसा ही करना है, पूरी रो के साथ। अब जब इस रो को नेक्स्ट है आपके पास 0.5, अभी तो एक सेल आपने मल्टीप्लाई किया ना, अब जरा मैं दूसरे सेल की एंट्री कैलकुलेट करने लगा हूं। दूसरे सेल की एंट्री कैसे है कि जो न्यू पिवट रो है उसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब ये दूसरा सेल आ गया, इस सेल को आप ऐड करोगे दूसरे सेल में और आंसर क्या आएगा? 3.5 -5 और वो बन जाएगा -1.5। ये सेकेंड एंट्री आ गई। ठीक है, अब आपने थर्ड सेल पर आ गए, 7 इंटू 0 प्लस 0, तो ये 0 ही रहेगा, 0 आ गया। नेक्स्ट 7 इंटू 1 प्लस 0, सॉरी 0.5, 7 इंटू 0.5, दोबारा आपने पूरी रो को करना है ना, इस पूरी रो को आपने पूरी रो को 7 से मल्टीप्लाई करना है और पहली रो में ऐड कर देना है। ये एक्चुअली प्रोसीजर है। जरा अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये बनता है 7, ये बनता है 3.5, नेक्स्ट एंट्री 0, नेक्स्ट एंट्री 3.5 और 350। ये मैंने कैलकुलेशन कर दी। अब इसमें ये ऐड करें, इसमें ये ऐड करें, इसमें इसको ऐड करें, इसमें इसको ऐड करें और इसमें इसको ऐड करें, ये एंट्री बन जाएगी। ठीक है, ये एंट्री बन जाएगी। तो मैंने यहाँ ऑपरेशन लिख दिया कि जिसको पहले इसे 0 करना था, क्योंकि ये 1 के ऊपर ये वाला पिवट एलिमेंट है, इसे 1 कर लिया है, अब इसके ऊपर 0 करना है इसको, इस एलिमेंट का साइन उलट करके न्यू पिवट रो से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर दें, 0 हो जाएगा। ये बन गई न्यू इक्वेशन। अब यहाँ पर भी 0 होना चाहिए, यहाँ तो 4 है, इसका साइन उल्टे माइनस, मल्टीप्लाई करें न्यू पिवट रो और इसी रो में रो 2 में ऐड कर दें, इधर जरूर 0 आ जाएगा। मैं इस रो को -4 के साथ अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले तो वो रिजल्ट देख लेते हैं कि इसको -4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -4 पहला सेल आ जाएगा, -2 दूसरा सेल आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये -200 हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इसको इसमें ऐड करेंगे 0 1 1 -2 एंड 40, देखिए क्या यही लिख रहे हैं हम,
0 1 1 -2 और 40 चेक करते हैं हम। 0 1 1 -2 और 40 बिल्कुल ठीक है। आपका एक आइट्रेशन से आप दूसरी आइट्रेशन पर मूव कर गए। यहां जो फिलहाल सॉल्यूशन बन रहा है S1 इज इक्वल टू 40, X इज इक्वल टू 100 और Y नहीं है सॉल्यूशन में, Y 0, S2 नहीं है, S2 0। इससे जो Z वैल्यू आ रही वो 350 आएगी इस वक्त जो करंट सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन है और जो इधर आ रहे हैं उनके ये सॉल्यूशंस हैं और जो इधर नहीं है नॉन बेसिक हैं उनके सॉल्यूशन जो है वो 0 है। अभी एक सॉल्यूशन चेक हुआ है और अब आप इसको दोबारा से एंटरिंग वेरिएबल अब आपने डिसाइड करना है। फिर उस इक्वेशन को देखेंगे विच वन इज द मोस्ट नेगेटिव, है ये एक नेगेटिव, वही मोस्ट नेगेटिव डिसाइड हो गया, ये एंटरिंग वेरिएबल है, डिसाइड हो गया ये एंटरिंग वेरिएबल है। इसका सॉल्यूशन लेंगे आप सॉल्यूशन कॉलम के साथ रेशो 40/1 40 और 50 डिवाइडेड बाय 0.5 100, जो लीस्ट होगा वो लीविंग हो जाएगा, लीस्ट है 40, ये लीविंग हो गया, तो y एंटरिंग हो गया और S1 लीविंग हो गया। ये देखिए इस टेबल से अगले टेबल पे चले गए, इसको मैंने आउट करके y लिख दिया और वहां से रिमूव कर दिया। अब हमारे पास पिवट एलिमेंट 1 होना चाहिए, ये पिवट कॉलम था, ये पिवट रो थी, ये पिवट एलिमेंट है 1 है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, उस रो को मैंने एज इट इज यहां ट्रांसफर कर दिया क्योंकि वो तो पहले ही 1 था। अब इसके ऊपर नीचे 0 करना है, इसके ऊपर आ रहा है -1.5, इस रो को आप 1 साइन उल्टेंगे 1.5 1.5 न्यू पिवट रो और प्लस R1 इसी में ऐड करते हैं तो ये रो आपके पास जनरेट हो जाएगी। और अब आपने इधर भी 0 करना है, साइन उल्टे -0.5 न्यू पिवट रो प्लस R3 इसी रो में ऐड कर दें तो आपके पास नया टेबल बन जाएगा। अब ये भी एक सॉल्यूशन आ गया है, चेक करें अब कौन एंटर होगा, मोस्ट नेगेटिव एंटर होगा, देयर इज नो मोस्ट नेगेटिव, कोई मोस्ट नेगेटिव नहीं है, सॉल्यूशन फाइनल हो गया। तो सॉल्यूशन फाइनल ये बता रहा है कि x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 40 और मैक्सिमम z वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ रही है 410 वैल्यू आपके पास आ रही है। फिर रिपीट कर रहा हूं, एंटरिंग वेरिएबल डिसाइड करना है, मोस्ट नेगेटिव एंटरिंग डिसाइड हो गया, लीविंग वेरिएबल डिसाइड करना है, सॉल्यूशन कॉलम की पिवट कॉलम के साथ रेशो बना के, ये पिवट कॉलम है 240 डिवाइडेड बाय 4 और 100 डिवाइडेड बाय 2, जो लीस्ट होगी वो लीव करेगा, वो जगह छोड़ेगा। अगला टेबल बनाते वक्त पिवट एलिमेंट 1 होना चाहिए, जो कुछ लिखा गया है इस रो को पिवट से डिवाइड कर देंगे तो आप कहेंगे एक्शन अगर आप ये करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो देखें अगले टेबल में मैं इसको न्यू पिवट, ये पिवट कॉलम न्यू पिवट रो लिखने लगा हूं, इसमें x आ गया S2 की जगह और जो पिवट था वो 1 आ गया, और 1 कैसे मैंने अचीव किया है, जो पिवट एलिमेंट था उसे मैंने 2 से, उस रो को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 1 आ गया। अब इसके ऊपर 1 होना चाहिए, यहाँ पर जो कोएफिशिएंट देखें उसका साइन उलट करके न्यू पिवट रो से मल्टीप्लाई करके उसी रो में ऐड करते जाएंगे तो ये जरूर 0 हो जाएगा। जरा फाइनल टेबल की शक्ल तो देखें, ये था x का कॉलम, देखें क्या फाइनल टेबल में सिर्फ एक ही नॉन जीरो आ रहा है, बिल्कुल ये एक नॉन जीरो आ रहा है, एक ही है ना नॉन जीरो ये वाला, बाकी सारे 0। दूसरा था y, इसके फाइनल टेबल में देखें एक ही नॉन जीरो है, सिर्फ ये नॉन जीरो, बाकी सारे 0 है, लेकिन इनमें नहीं है और इनमें नहीं है। इनिशियल टेबल में देखें इसके उलट था, ठीक है ना, इनिशियल टेबल में इधर जो पोजीशन थी फाइनल टेबल में वो इधर आ गई, और हमने क्या, और इधर भी नोट भी करें इधर एक्स वाई भी आ गए, एंड देन यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है थ्रू सिंपल मैथ। 2 सॉल्यूशन चेक करने पड़े बस, बल्कि एक ही चेक करना पड़ा, एक इनिशियल तो रखना था, एक ही सॉल्यूशन चेक किया वो 350, फिर उसने कहा जी इसके बाद सबसे मैक्सिमम ये, और उसके बाद कहा जी आप कहीं भी नहीं जाएंगे, यही सबसे ज्यादा मैक्सिमम है।
तो सिर्फ 2 या मैक्सिमम 3 आइट्रेशन में आपको ये आपके सोल्यूशन तक लेके जाता है, चाहे वो 100-200 सोल्यूशन ही क्यों ना हो, बहुत ज्यादा आइट्रेशन नहीं करेगा ये, 1-2 आइट्रेशन के बाद ही आपको अपने सोल्यूशंस पर जो है वो आपको ले जाएगा। तो एक आपसे मैंने मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम सेलेक्ट किया जिसमें एंट्रिंग क्राइटेरिया डिस्कस किया। सेलेक्ट द एंट्रिंग वेरिएबल यूजिंग द ऑप्टिमलिटी कंडीशन, कि किसको सेलेक्ट करना है। द एंट्रिंग वेरिएबल इज द मैक्सिमम प्रॉब्लम इज द नॉन बेसिक वेरिएबल विद द मोस्ट नेगेटिव, ठीक है। और व्हेन ऑल द कोएफिशिएंट इन द नॉन बेसिक वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव देन द ऑप्टिमल इज रीच। तीसरा स्टेप था लीविंग, सेलेक्ट अ लीविंग वेरिएबल दैट यूजिंग द फिजिबिलिटी कंडीशन, ये ना सॉल्यूशन फिजिबल ना रहे। एंट्रिंग वो करनी है जो आपको ऑप्टिमल अचीव करके दे। लीव आपको वेरिएबल करवाना है लेकिन ऐसे लीव करा ये ना कि सॉल्यूशन फिजिबल ना रहे, सॉल्यूशन फिजिबल रहे, बस वो वेरिएबल लीव करवाना है। तो फिजिबिलिटी कंडीशन क्या है दोनों के लिए, फॉर बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम द लिविंग वेरिएबल इज द बेसिक वेरिएबल जो कि उस वक्त सॉल्यूशन में है, हैविंग स्मॉलेस्ट, दोनों वेरिएबल के लिए स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव रेशियो किसकी, ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्टेंट इक्वेशन जिसको सॉल्यूशन का है, टू द कॉरेस्पॉन्डिंग कांस्टेंट कोएफिशिएंट इन द पिवट कॉलम, यानी कि राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय द पिवट कॉलम, और जो नई रेशो बनेगी उसमें से जो लीस्ट होगी स्मॉलेस्ट होगी, दोनों में मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो। लीविंग क्राइटेरिया वही है, टेक द रेशियो ऑफ सॉल्यूशन कॉलम टू द पिवट कॉलम एंड देन पिक द मोस्ट स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव रेशियो। हाँ, हो सकता है कि आप कहेंगे कि अभी था तो सारे रेशियो नेगेटिव हो गए, फिर भी हम कहेंगे जी अब अगर आप मजीद कोई काम करोगे तो ये सॉल्यूशन फिजिबल नहीं रहेगा, बस यहीं पर आप अपना प्रॉब्लम जो है वो स्टॉप कर दो और कहोगे कि ऑप्टिमलिटी जो है वो अचीव हो गई। और फिर कैसे करते हैं वो, बेसिक सॉल्यूशन कैसे करते हैं, वो कहते हैं गॉस जॉर्डन मेथड। वो जो आपको बता रहा था ना कि इधर 1 करना है, अगर आपने मैट्रिसेस पढ़ी होंगी सेमेस्टर 1-2 में तो ये मेथड पढ़ा होगा कि जी इधर 1 होना चाहिए, रो ऑपरेशन करके ऊपर नीचे 0, तो आपने पढ़ा हुआ है, याद करें। यस, ये गॉस जॉर्डन मेथड ही कर रहे हैं हम, कि जहां पर हम कहते हैं जी कि इधर 1 होना चाहिए और ऊपर नीचे जो है वो इनके जीरोस आ जाने चाहिए, तो वही गॉस जॉर्डन मेथड की ही इस वक्त जो है वो बात हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम मिनिमम स्मार्ट वे टू अचीव 2 आइट्रेशन बस परफॉर्म की और आपको उसने अपने फाइनल सॉल्यूशन पे ले गया कि दिस इज योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। बिल्कुल सही है, इट इज मैनुअली थोड़े से लेंथी स्टेप हैं, लेकिन इसकी आपने कोशिश करनी है कि किस एल्गोरिथम्स में कौन सा